हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, जो है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत से आपके एग्ज़ाम में टेट सीटेट हो या फिर कोई भी अदर टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से इस थ्योरी से एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कोई भी यदि क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप उसको कर पाएँ, आपसे छूटे नहीं। क्योंकि ये थ्योरी बहुत ही सरल है, जब आपको इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपको जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है आपका तो आप उसको डेफिनेटली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये थॉर्नडाइक साहब हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये थॉर्नडाइक साहब जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के निवासी हैं और एक मनोवैज्ञानिक हैं। थॉर्नडाइक को आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनको आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के संस्थापक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को हमारे एजुकेशन से जोड़ने का कार्य किया है। यानी कि इनका मानना है कि जब हम किसी भी बालक को एजुकेशन देते हैं तो हमें उस बालक के व्यवहार के बारे में पता होना चाहिए, और व्यवहार के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़नी होगी। क्योंकि साइकोलॉजी, जब हम साइकोलॉजी को समझेंगे तभी हम किसी भी व्यक्ति या बालक के व्यवहार को समझ पाएंगे। तो इन्हें इसीलिए आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के फादर के रूप में या फिर संस्थापक के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी है वो है इनकी थ्योरी का नाम है प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसका इन्होंने प्रतिपादन किया, जो दर्शाता है कि सीखना उद्दीपन और अनुक्रियाओं के बीच होने वाले संबंधों का परिणाम है। उद्दीपक और अनुक्रियाओं यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जब कोई स्टिमुलस किसी कार्य के लिए अपना रिस्पॉन्स करता है तो उनके बीच में जो संबंध बनता है उसी का ये परिणाम होता है। ये थ्योरी इसी पर आधारित है। गलतियां व्यक्ति को सिखाती हैं, जैसे ये स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, गलतियां व्यक्ति को सिखाती हैं। कथन प्रश्न और त्रुटि सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो ये सिद्धांत हम करने वाले हैं थॉर्नडाइक सर का प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने यही बातें कहने की कोशिश की है कि कोई भी बालक है या फिर कोई व्यक्ति है निरंतर प्रयास करता है किसी कार्य को करने के लिए, परंतु उस कार्य के दौरान उसमें बहुत सी गलतियां उससे होती हैं, बहुत सी त्रुटियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं। तो जब हमसे कोई मिस्टेक होती है, कोई गलती होती है, तो हम ये इस चीज़ को सोच लेते हैं कि अगली बार जब हम ये काम करेंगे तो इन गलतियों को नहीं करेंगे, यानी कि गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति अपनी गलतियों से भी सीख रहा है। तो इनकी थ्योरी जो है इसी पर आधारित है, इनका जो सिद्धांत है इसी पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी कब दी? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इन्होंने 1913 में दिया। इनके इस सिद्धांत को, प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर SR थ्योरी यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और संबंधवाद के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको इन सभी नामों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में नाम बदल कर भी पूछ सकता है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार होना है। एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि आजकल एकदम इजी क्वेश्चंस तो आते नहीं, आजकल सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आने लग गए हैं, पैटर्न में चेंजेस हुआ है। तो हमें कोई भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके हर एक बारीकी पॉइंट का पता होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कभी भी किसी भी रूप में क्वेश्चंस आए तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएँ। तो आगे बढ़ेंगे हम। अब इन्होंने अपने इस थ्योरी में एक प्रयोग किया। प्रयोग किस पर किया? इन्होंने प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। उद्दीपक क्या था? उसका मछली भोजन के रूप में था। चालक क्या थी? भूख थी, यानी कि बिल्ली भूखी है। तो इन्होंने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे बिल्ली चीज़ों को सीखती है त्रुटियां करने के बाद भी। उन्होंने सबसे पहले ये पजल बॉक्स बनाया, एक पजल लकड़ी का पजल बॉक्स तैयार किया, और एक भूखी बिल्ली जो भूखी है 2-3 दिनों से उसको भूखा रखा और उसको इस पजल बॉक्स में बंद कर दिया।
उसके सामने जो है मांस का टुकड़ा रख दिया, मछली के मांस का टुकड़ा भोजन के रूप में रख दिया उसके सामने बाहर। तो अब मछली भूखी है, भूख भूख के कारण वो क्या करेगी, बाहर मांस का टुकड़ा रखा हुआ है मछली का, तो क्या करेगी, उसे वो खाना चाहेगी। इसके लिए वो अपने इस बॉक्स के अंदर क्या करेगी, छटपटाएगी, कूदेगी, यहाँ वहां कूदेगी, छटपटाएगी। छटपटाते छटपटाते अचानक क्या होगा, उसका पैर इस लीवर पे पड़ेगा, यानी कि जो लीवर बना हुआ है इसके पर जब पैर पड़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा। खुलने के बाद ये अपना भोजन कर लेगी। अभी इसने सीखा नहीं है, इसने तो अचानक से, यानी कि ये कूद रही थी, कूदने के दौरान इसका अचानक से पैर इस लीवर पे पड़ा और दरवाजा खुल गया। इसे नहीं पता है कि इस लीवर पे पैर रखेंगे तो दरवाजा खुलेगा। दूसरे दिन यही क्रिया फिर करते हैं और थंडोइक फिर से इस बिल्ली को उसमें बंद कर देते हैं, भूखी बिल्ली को, मतलब खाना नहीं देते हैं। फिर दूसरे दिन भी वही कार्य वो करती है, उछलती है, कूदती है, फिर लीवर पे पैर पड़ता है और दरवाजा खुल जाता है। तीसरे दिन भी ऐसे ही करते हैं, परंतु एक बार जो बिल्ली को इस चीज का एहसास हो जाता है कि यहाँ वहां उछलने से, इस बॉक्स के अंदर वो इधर उधर उछल रही, कूद रही, छटपटा रही है, तो यहाँ वहां उछलने से दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि इस लीवर पर पैर वो रखेगी। इस चीज का उसे अंदाजा हो गया, उसे इस चीज का पता चल गया कि इस लीवर पे वो पैर रखेगी तो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और वो अपने भोजन को पालेगी। यानी कि जिस भोजन के लिए वो प्रतिक्रिया कर रही है उसको वो आसानी से पालेगी। यानी कि इसका ये क्या है, स्टिमुलस है, इसके लिए वो बार बार रिस्पॉन्स दे रही है। तो अब अगले दिन फिर थॉर्नडाइक साहब जब उसे बंद करेंगे बिल्ली को इस पजल बॉक्स में, तो वो बिल्कुल छटपटाएगी, कूदेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है, उसको क्या पता है, उसको ये पता है कि इस लीवर पे पैर रखने से दरवाजा खुल जाता है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं इस लीवर पर पैर रख के अपना भोजन प्राप्त कर सकती हूँ। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक साहब अपने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी अपने पीछे ये स्टेटमेंट भी देखा कि गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। तो यहाँ पर बिल्ली क्या कर रही है, गलती कर रही है, परंतु उस गलती से भी सीख रही है। उसे पता है कि पहले नहीं पता था, वो छटपटा रही थी, कूद रही थी, लेकिन अब उसे पता है कि लीवर पे पैर रखने से दरवाजा खुलेगा, तो उसे इतना ज्यादा जो है मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, जब काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज बताना चाहते हैं कि व्यक्ति बार बार गलती करता है, जैसे बालक है वो बार बार गलतियां करता है, तो गलती होती है अगर बच्चे से, तो बच्चे को उन्हीं गलतियों के माध्यम से उसे सिखाया जाए ताकि वो उसका विकास हो सके। अपने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से यही बताना चाहते हैं थॉर्नडाइक साहब। और शिक्षा में इसका उपयोग कैसे होगा, शिक्षा में इसका उपयोग इस थ्योरी के माध्यम से यदि बालकों को शिक्षा दी जाएगी, जैसे इस थ्योरी में बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया, वैसे ही इस थ्योरी के माध्यम से यदि बच्चों पर उसी जो है सीक्वेंस में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो बच्चों के अंदर क्या होगा, धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होगा। यानी कि बालकों में परिश्रम करने की शक्ति भी आएगी, साथ ही साथ उनके अंदर धैर्य भी आएगा, धैर्य भी सीखेंगे वो। तो शिक्षा के रूप में इस प्रकार इसका उपयोग इस थ्योरी का किया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक साहब ने किस जानवर पर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया, अपना प्रयोग किया, तो वो एक भूखी बिल्ली है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सी थ्योरी है जो हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, जहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग जो है जानवरों पर अपने अपने जो है एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जो थॉर्नडाइक साहब है इन्होंने एक भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर देखेंगे जो है थॉर्नडाइक साहब ने कुछ नियम दिए हैं, जो कुछ मुख्य नियम है और कुछ गौण नियम है, यानी कि प्राइमरी लॉ है और सेकेंडरी लॉ है। अब प्राइमरी लॉ भी इन्होंने 3 दिए हैं, इनके प्राइमरी लॉ कितने हैं, 3 हैं मुख्य नियम, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इन एग्जाम्स में इन थ्योरी, इस जो ये रूल्स दे रखे हैं, ये जो नियम दे रखे हैं, इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये नियम याद रखने होंगे कि हमारे प्राइमरी जो है लॉ कौन कौन से हैं, यानी कि सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं, वो हमारे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। सेकेंडरी लॉ कौन कौन से हैं, यानी कि सीखने के गौण नियम कौन से हैं, अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति के नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम है, आंशिक क्रिया का नियम है, सादृशीकरण क्रिया का नियम है और साहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है कि कौन से नियम मुख्य है, कौन से गौण है, क्योंकि इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए आपको ये 3 दे दिए मुख्य नियम, इसमें से एक कोई दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा मुख्य नियम नहीं है या फिर कौन सा गौण नियम है, तो इस तरीके से आपको इन सभी
नियमों को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। आप एक पेपर और एक पेन या फिर कॉपी लेके बैठ जाइए जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जो भी वो आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो, और जब आपका मन करे तब उसको आप बिल्कुल देखिए, उसको खोलिए, पढ़िए, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अब हम सबसे पहले देखेंगे तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है। तत्परता यानी कि कोई व्यक्ति, कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए बहुत तत्पर है। आप हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तत्पर, इमीडिएट कोई कार्य करना चाहते हैं, आप रेडी हैं किसी कार्य को करने के लिए, और आपको वो कार्य करने के लिए दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य को, उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे, आप अपना 100% उसमें दे पाएंगे। तो तत्परता का नियम यही कहता है, जब कोई बालक पढ़ने के लिए रेडी है तो उसे जरूर पढ़ाया जाए, उसे एजुकेशन जरूर दी जाए, क्योंकि वो तत्पर है। यदि आप तत्पर हैं, आज तत्पर हैं, परंतु वही काम करने के लिए आपको दूसरे या तीसरे दिन दिया जाए, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे उसमें, क्योंकि आपको जब वो काम करना था तब आपको वो काम नहीं दिया गया, किसी और दिन दिया गया, तो आपकी तत्परता क्या होगी, खत्म हो जाएगी उसके लिए। तो थॉर्नडाइक साहब ये कहते हैं तत्परता के नियम में कि जो बालक है यदि कोई पढ़ना चाहता है तो उसे उसके रेडीनेस पर ही उसको पढ़ाया जाए। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब ये क्या है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम जैसे कि किसी कार्य को बार बार करवाना, बार बार अभ्यास करवाना, क्योंकि जब अभ्यास बार बार करेंगे तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप किचन में ही कुछ काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, फर्स्ट डे सेकंड डे आपकी मम्मी ने आपको बताया ऐसे से करना है, आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको अपनी मम्मी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप उस सब्जी को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो अभ्यास का नियम यही कहता है कि बच्चों को जब हम पढ़ाया जाता है, कोई एजुकेशन दी जाती है, कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है, तो उसका अभ्यास निरंतर करवाया जाए, जिससे कि वो चीज़ें उसे याद हो जाएं। अब प्रभाव का नियम क्या होता है, प्रभाव, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब जैसे कि अभी आपने देखा कि मछली पर किसका सॉरी बिल्ली पर किसका प्रभाव पड़ रहा था, बिल्ली पर जो है उस बाहर रखी हुई मछली पर का प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, क्योंकि वो भूखी थी, उसकी सुगंध भी उस तक जा रही थी उस मछली की, तो उसकी भूख और बढ़ रही थी। यानी कि उस फिश का जो टुकड़ा था पका हुआ, वो जो है बिल्ली को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर प्रभावित कर रहा था। तो यहाँ पर बिल्ली प्रभावित हो रही है। उसी प्रकार बच्चों को भी जब बालकों को एजुकेशन दी जाती है, तो उनको ऐसे एजुकेशन दी जाए कि उनका जो है प्रभाव उनकी स्टडी की ओर बढ़े। तो प्रभाव का नियम यही कहता है। अब हम देखेंगे सीखने के गौण नियम को। अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति क्या होती है या फिर मनोवृत्ति क्या होती है, यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड और डिस्पोजिशन, यानी कि बच्चे का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब जो भी बच्चे के लिए सिलेबस बनाया जाता है या फिर जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जो भी विषय वस्तु उसको प्रस्तुत की जाती है, वो अगर पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो बालक का पढ़ने का एटीट्यूड भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। तो अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम यही कहता है कि जो भी टीचिंग सामग्री है वो हमारी पॉजिटिव होगी, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी के गुण अपने आप डेवलप होंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि पाठ्यक्रम बच्चों को केंद्र में रखकर बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों के लिए होता है, ना कि बच्चे पाठ्यक्रम के लिए होते हैं। दूसरा नियम देखेंगे हम, यहाँ पे 2, 3, 4 और 5 कर लेंगे। दूसरा नियम देखेंगे बहु अभिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि समस्या एक समाधान अनेक। बालक को जब कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आप टीचर हैं, अपने बच्चों को आपने कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही नियम करे और उसके बाद वो उसकी सोचने की क्षमता ही ना विकसित हो पाए। एक अगर उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है एक नियम से, तो वो दूसरे नियम को अप्लाई ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जो है मल्टीपल डायमेंशन में सोचने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए, उसको अमूर्त चिंतन करने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार का एजुकेशन बालक को दिया जाना चाहिए। तो बहु अभिक्रिया का नियम यही कहता है
कि समस्या एक पर समाधान अनेक होने चाहिए। अगर एक से सॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन तैयार होना चाहिए। बच्चों को ऐसे तर्क चिंतन करने की शक्ति दी जानी चाहिए। तीसरा हमारा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया यानी कि जब कोई शिक्षक अपने बच्चों को एजुकेशन देता है, कोई चैप्टर पढ़ाता है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले। उस कम से कम इस आधार पर उसे पढ़ाए कि बच्चे समझ पाए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर एक ही दिन में फिनिश कर दिया, बच्चों को समझ ही नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। बल्कि उसे हमें 2 दिन 3 दिन लगे, लेकिन उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। तब हमें बालकों को एजुकेशन दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और उसे याद हो जाएंगी। अब हम चौथा देखेंगे कि सादृश्यीकरण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एनोलॉगी। अब लॉ ऑफ एनोलॉगी क्या है? जैसे कि बच्चे जो होते हैं, आप हैं, हम हैं, हमारे पास बहुत से पूर्व अनुभव होते हैं, यानी कि हम पहले से बहुत सी चीजें सीख चुके होते हैं। अपने घर में सीखते हैं, दोस्तों के साथ सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, या फिर हम ऐसे ही सीख जाते हैं। तो बहुत सी चीजें हमारे पूर्व अनुभव से प्राप्त होती हैं। बालकों को भी अपने पूर्व अनुभव से बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं, यानी कि पहले वो सीख चुके हैं। उन्हें पहले सीखी गई चीजों को वो आज के टाइम पर उनका यूज कर पाए, उनको अप्लाई कर पाए किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये सादृश्यीकरण का नियम यही कहता है कि पहले जो भी हमने किया, जो भी रूल्स रेगुलेशन सीखे हैं, उनको इन प्रेजेंट टाइम में हम यूज कर पाए किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो सादृश्यीकरण का नियम यही कहता है। अब साहचर्य परिवर्तन का नियम क्या होता है, यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएटिंग। अभी जैसे कि आपने एक थॉर्नडाइक का बिल्ली वाला जो प्रयोग देखा, मान लीजिए उसी प्रकार आपके पास भी कोई बिल्ली है। आप कहीं से आते हैं और उसको रोज ट्रेनिंग देते हैं, स्टैंड अप कहकर उसको स्टैंड अप कहते हैं, और उसको खड़ा करते हैं उसके दोनों पैरों पर। आप 2-3 दिन ऐसा करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप जब कहते हैं स्टैंड अप तो वो खड़ी हो जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि आप आए हैं, बिना आपके कहे ही, आपने कहा भी नहीं स्टैंड अप, फिर भी वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों पैरों पर खड़ी हो गई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उस बिल्ली ने सीख लिया है कि मेरे जो मालिक हैं या फिर जो भी है या फिर आप हैं, आप आएंगे, आप स्टैंड अप कहेंगे और मुझे खड़ा होना है। यानी कि वो सीख चुकी है। आपको देखते ही वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाएगी। वो सीख गई है कि मेरे सर हैं, मेरे बॉस हैं, वो मुझे स्टैंड अप कहने वाले हैं। तो इस प्रकार बालक क्या होते हैं, जब बालकों को हम रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, रोज सिखाते हैं, तो बालक क्या होते हैं, सीख जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, किसी भी रूप में पूछ सकता है। और जो बिल्ली वाला प्रयोग आपने देखा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली वाला प्रयोग थॉर्नडाइक साहब ने दिया, लेकिन इसको क्यों दिया, क्यों उन्होंने बिल्ली वाला जो है, बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद किया, किस बेस पे बंद किया, कि वो ये बताना चाहते हैं कि जब कोई बालक अभ्यास करता है, तत्पर होता है, उस पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हम फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, आपकी मर्जी है, लाइक करिए, शेयर करिए, पर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो डालूं अगर आप, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप उस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।